हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन द प्लेटफॉर्म ऑफ विद्या के जोरिस। और आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही अहम फैसले के विषय में जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस निर्णय के अंतर्गत पास किया है। इस जजमेंट के अंतर्गत आप जानेंगे कि 498 ए आईपीसी जो अभी की सेक्शन 85 बीएनएस है और इसके साथ जुड़ने वाले कुछ अन्य प्रावधान जो अक्सर घरेलू हिंसा के मामलों में एम्प्लॉय कर दिए जाते हैं, ऐसे पर्टिकुलर केसेस की संख्या निश्चित तौर पर ऑनरेबल कोर्ट के अंतर्गत काफी हद तक बार बार आ रहे हैं, जो अपने आप में चिंता का एक विषय निर्मित करते हैं। क्यों? क्योंकि इस प्रकार के मैटर्स अमूमन अब अभी के फैसलों के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो वो गलत आधारों पर निर्मित करते हुए फ्रेम किए जा रहे हैं। इस विषय पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने गहरी चिंता व्यक्त की है और उसने अपना निर्णय इस पर्टिकुलर मामले के तहत एक डायरेक्टिव, एक दिशा निर्देश के तौर पर पास किया है। ऐसे मामले जहां पर घरेलू हिंसा के तहत किसी भी महिला के साथ क्रुएलिटी कमिट की जाती है अथवा उसके साथ कुछ और इंजरी आदि कॉज करने के एक्ट कमिट किए जाते हैं, उन मामलों में एक दिशा निर्देश राजेश शर्मा के केस में 2017 में इनिशिएट किए गए थे। उसी पर्टिकुलर मामले को आगे अगर देखें तो सोशल एक्शन फोरम का केस 2018 में हम पढ़ते हैं, जहां पर सुप्रीम कोर्ट उन दिशा निर्देशों को अपास्त करते हुए कह रही है कि हम लेजिस्लेटिव गैप को फिल करने का माध्यम नहीं बन सकते और उन दिशा निर्देशों को समाप्त करने का काम किया गया। लेकिन इस फैसले के बाद जो आप यहां पर देखेंगे साहिब बंसल वर्सेस शिवांगी बंसल के केस में, जिसे इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा डिसाइड किया गया आई थिंक 2022 के आसपास, और उस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राजेश शर्मा में दिए हुए दिशा निर्देशों को आधार बनाते हुए अपनी एक अलग गाइडलाइन इशू की, जिसके पालन के लिए आदेश उस मामले में होता है। यह मामला आगे चलकर के सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है और सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कल ही एक बड़ा अहम फैसला दे देती है। इस मामले को थोड़ा समझने के लिए आपको इसके फैक्ट्स पर जाना होगा। आप एक बार इसके तथ्यों को समझिए। इसके फैक्ट अकॉर्डिंग मैं अभी इस पर्टिकुलर पॉइंटर पर आऊंगा। आप डायरेक्टली थोड़ा सा इसके फैक्ट पर आइए, जहां पर एक मामले का पूरा नाम आप देख सकते हैं, शिवांगी बंसल वर्सेस साहिब बंसल। इस मामले में आप समझिए कि वाइफ शिवांगी बंसल जी के द्वारा अपने हस्बैंड और हस्बैंड के रिलेटिव के अगेंस्ट नंबर ऑफ चार्जेस फ्रेम किए जाते हैं, लगभग 6 से ज्यादा। चाहे वो क्रुएलिटी का केस रहा हो, चाहे वो अटेम्प्ट टू मर्डर का केस रहा हो, चाहे वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का रहा हो, यू कैन सी, चाहे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का रहा हो। मैं दिखा सकता हूं आपको यहां पर नंबर ऑफ चार्जेस यहां पर फ्रेम कैसे हुए थे, किन किन पर्टिकुलर धाराओं में हुए थे। यू कैन सी एट हियर, राइट। अब इस मामले में नंबर ऑफ चार्जेस हस्बैंड और हस्बैंड के फैमिली के अगेंस्ट में ड्रॉ किए गए। आप देखिए सेक्शन 323, 498 ए, 504, 506, 307, 376, 511, 120 बी, 377, 313, 342 एंड सेक्शन 3 and 4 ऑफ डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट। नंबर ऑफ प्रोविजंस, राइट। ये पर्टिकुलर चार्जेस हस्बैंड और हस्बैंड के फैमिली के खिलाफ वाइफ ने या पत्नी ने उस मामले में दर्ज करवाए। इसके साथ आप ये भी समझिए मामला भी यही नहीं रुका। डोमेस्टिक वायलेंस केस अंडर सेक्शन 12 ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट भी फाइल किया गया। इसके साथ और देखिए शिवांगी बंसल एंड अदर्स वर्सेस साहिब बंसल, अगेन अनदर केस डोमेस्टिक वायलेंस प्रोसीडिंग के अंतर्गत, दैट इज कंटिन्यूइंग जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट ट्रैक कोर्ट। अगेन another case from on behalf of the daughter, इनकी एक बच्ची भी थी। ये विवाह 2015 में घटित हुआ था और 2018 में ही ये एक दूसरे से अलग रहना शुरू कर चुके थे। 2016 में इनको एक बेटी का जन्म हुआ और उस बेटी के द्वारा भी यहाँ पर बेटी के माध्यम से यहाँ पर एक मेंटेनेंस का भी चार्ज बनवा करके और उसकी प्रोसीडिंग भी इनिशिएट की गई। तो शिवांगी बंसल वर्सेस साहिब बंसल के केस में अंडर सेक्शन 125 सीआरपीसी 125 के तहत एप्लीकेशन फाइल की गई और ये मैटर भी पेंडेंसी में था। अब ये सारे केसेस जो आप देखिए हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत डिवोर्स की पिटीशन भी फाइल हो चुकी थी। ये सारे केसेस आप देखिए, नंबर ऑफ प्रोसीडिंग्स हैव बीन इनिशिएटेड। इसके उलट हस्बैंड ने भी वाइफ के खिलाफ कुछ दूसरे पर्टिकुलर चार्जेस फ्रेम करवाए या किए। अब ये केसेस फाइल्ड बाय हस्बैंड अगेंस्ट द वाइफ एंड हर फैमिली मेंबर्स रिलेटिव्स। तो एक केस आप यहां देखिए 365, 323, 341, 506 रेड विद 34, दिस इज विद रिगार्ड टू आईपीसी। ठीक, इसी के साथ एक और मामला वाइफ और वाइफ के रिलेटिव के अगेंस्ट या उनके फैमिली के अगेंस्ट 354, 385, 506, मतलब एक दूसरे के अगेंस्ट में नंबर ऑफ प्रोसीडिंग्स दर्ज करवाई गई, शुरू करवाई गई और यह मामला अंतोगत्वा हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद के द्वारा सुना गया और हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद के द्वारा इस मामले में अपना एक अहम फैसला भी दिया गया। इस फैसले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राजेश शर्मा के केस की गाइडलाइंस को यहां पर कंसीडर किया कि सोशल एक्शन फोरम
फॉर मानवाधिकार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 के मामले में दिए गए फैसले से मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए दिशा निर्देश जारी किया जा रहा है। इसका उद्देश्य वादियों में पति और उसके पूरे परिवार को व्यापक आरोपों के माध्यम से फंसाने की बढ़ती प्रवृत्ति पर अंकुश लगाना है। तो इन धाराओं का, जो कि लगातार आप एनसीआरबी की रिपोर्ट उठाइए या आप ऑनरेबल स्टेट हाई कोर्ट्स और कुछ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट देखिए, तो यू विल फाइंड कि मैक्सिमम टाइम पर अब इस प्रकार की धाराओं का दुरुपयोग बढ़ता जा रहा है। तो उन चीजों पर अंकुश लगाने के लिए, उन चीजों को कंट्रोल करने के लिए देश की अलग अलग राज्यों की हाई कोर्ट्स ने भी इस पर अपनी चिंता व्यक्त की है और सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जब कभी भी इस प्रकार का कोई उचित मामला पहुंचता है तो सुप्रीम कोर्ट उस विषय पर अपनी टिप्पणी देती है। हाईकोर्ट के दिशा निर्देश इस विषय पर क्या रहे, आइए पहले उस फाइंडिंग्स की बात करते हैं, उस डायरेक्टिव्स की बात करते हैं जो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक गाइडलाइन इशू की थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था कि एफआईआर या शिकायत, कंप्लेंट आदि दर्ज होने के बाद कूलिंग पीरियड, एफआईआर या शिकायत दर्ज होने के 2 महीने के अंदर अंदर पूरी होने से पहले नामित 2 महीने के बाद नामित अभियुक्तों को पकड़ने के लिए कोई भी गिरफ्तारी या पुलिस कार्यवाही नहीं की जानी चाहिए। ये कूलिंग पीरियड के दौरान मामला तुरंत प्रत्येक जिले में फैमिली वेलफेयर कमेटी अर्थात परिवार कल्याण समिति, जिसे एफडब्ल्यूसी कहा जाएगा, उसको भेज दिया जाना चाहिए। तो अमूमन हम देखते हैं कि जब कभी घरेलू हिंसा संबंधी मामले आते हैं तो इसमें तात्कालिक तौर पर पुलिस हस्बैंड और हस्बैंड के रिलेटिव्स या उनके फैमिली पर्संस या उनके पेरेंट्स को तात्कालिक तौर पर गिरफ्तार करने का काम करते हैं। ऐसे मामलों में दिशा निर्देश राजेश शर्मा के केस में 2017 में भी आए, वही चीजें आगे कंटिन्यू हो रही थी, लेकिन उसे बाद में अपास कर दिया गया बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की बेंच, राइट। अभी अभी ये बात इलाहाबाद हाईकोर्ट अपने दिशा निर्देश में दे रही है। मैं आगे फिर बात करूंगा कि शिवांगी बंसल वर्सेस साहिद बंसल के केस में सुप्रीम कोर्ट इन दिशा निर्देशों के बारे में क्या कह रही है। तो एफआईआर या कंप्लेंट दर्ज होने के बाद कूलिंग पीरियड जो 2 महीने का होता है, उसके अंदर गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। वो मैटर कहां भेजा जाना चाहिए? परिवार कल्याण समिति में भेजा जाना चाहिए। और परिवार कल्याण समिति भेजने पर आगे की प्रोसेस क्या, देखिए, वे मामले जो परिवार कल्याण समिति को भेजे जाएंगे उनमें आईपीसी की सेक्शन 498A अर्थात क्रुएलिटी, ऐसी महिला के साथ होने वाली क्रुएलिटी के साथ साथ 307 अटेम्प्ट टू मर्डर और भारतीय दंड संहिता की अन्य धाराओं के तहत कारावास की सजा 10 वर्ष से कम होगी। सिर्फ वही मामले एफडब्ल्यूसी अर्थात फैमिली वेलफेयर कमेटी में भेजे जाएंगे। कंप्लेंट या एफआईआर दर्ज होने के बाद 2 महीने की जो कूलिंग पीरियड है वो समाप्त होने तक कोई कार्यवाही नहीं की जानी चाहिए और इस शांति अवधि के दौरान मामले को प्रत्येक जिले में फैमिली वेलफेयर कमेटी को भेजा जाएगा। मतलब देश के हर पर्टिकुलर स्टेट के जिलों में या डिस्ट्रिक्ट्स में फैमिली वेलफेयर कमेटी कॉन्स्टिट्यूट होगी। फैमिली वेलफेयर कमेटी में कितने मेंबर होंगे इसके बारे में भी अभी हम लोग पढ़ेंगे। प्रत्येक जिले में कम से कम एक या एक से ज्यादा परिवार कल्याण समिति जिला विधिक सहायता सेवा प्राधिकरण के सहायता से के अंतर्गत उस जिले के भौगोलिक आकार जनसंख्या के आधार पर निर्मित होगी, जिसमें कम से कम 3 सदस्य होंगे। इसके गठन और कार्यों की समीक्षा समय समय पर उस जिले के जिला एवं सत्र न्यायाधीश या प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट के द्वारा की जाएगी, जो विधिक सेवा प्राधिकरण में उस जिले के या तो चेयरपर्सन होंगे या डिप्टी चेयरपर्सन होंगे या सह उपाध्यक्ष होंगे। उक्त परिवार कल्याण समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल होने चाहिए। कौन होंगे, एक बार समझते हैं। जिले के मध्यस्थता केंद्र से, आर्बिट्रेशन सेंटर से एक यंग आर्बिट्रेटर या 5 वर्ष का अनुभव रखने वाला कोई भी यंग एडवोकेट या स्टेट लॉ कॉलेज या स्टेट यूनिवर्सिटी या नेशनल लॉ स्कूल्स का कोई भी 5th ईयर का या फाइनल ईयर का सीनियर स्टूडेंट जिसका एकेडमिक रिकॉर्ड, शैक्षणिक रिकॉर्ड अच्छा है और जो लोक हितैषी युवा हो, एक मेंबर ये होगा। अथवा उस जिले का सुप्रसिद्ध और मान्यता प्राप्त सामाजिक कार्यकर्ता जिसका पूर्व वृत्ति स्वच्छ हो, अच्छा हो, ये हो सकते हैं। जिले में या उसके निकट निवास करने वाले कोई भी रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर जो कार्यवाही के उद्देश्य के लिए समय दे पाए, या जिले के सीनियर जुडिशियल या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स की जो भी एजुकेटेड वाइफ्स हैं, वो भी इसमें मेंबर हो सकते हैं। परिवार कल्याण समिति के सदस्य को कभी भी विटनेस के रूप में कॉल नहीं किया जाएगा, यह भी डायरेक्टिव्स में इशू किया गया। आगे कहा जा रहा है कि आईपीसी की धारा 498A और इससे संबंधित अन्य धाराओं के अंतर्गत प्रत्येक शिकायत या आवेदन को संबंधित मजिस्ट्रेट द्वारा तुरंत परिवार कल्याण समिति को भेज दिया जाएगा। उक्त शिकायत या एफआईआर प्राप्त होने के बाद एफडब्ल्यूसी की समिति प्रतिवादी पक्षों को या रिस्पोंडेंट पार्टीज को उनके 4 सीनियर पर्संस के साथ व्यक्तिगत बातचीत हेतु बुलाएगी और शिकायत दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के भीतर उनके बीच विवाद शंका का समाधान करने का प्रयास करेगी। प्रतिवादी पक्षों को समिति के सदस्यों की सहायता से अपने 4 सीनियर पर्संस के साथ समिति के समक्ष उपस्थित होकर आपस में गंभीर विचार विमर्श करना अनिवार्य है। समिति उचित विचार विमर्श के पश्चात विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेगी और मामले में संबंधित सभी तथ्यात्मक पहलुओं और अपनी राय को शामिल करते हुए 2 माह की अवधि समाप्त होने के बाद संबंधित मजिस्ट्रेट पुलिस अधिकारियों के समक्ष जिनके समक्ष ऐसी शिकायतें दर्ज की जा रही हैं संदर्भित करेगी। दिशा निर्देश अभी और भी हैं। यह कह रहा है कि नामित अभियुक्तों के विरुद्ध आवेदन या शिकायत के आधार पर किसी भी गिरफ्तारी,
किसी भी पनिशेबल काइंड ऑफ एक्शन, दंडात्मक प्रकार की कार्यवाही से बचने के लिए पुलिस अधिकारी स्वयं समिति के समक्ष विचार विमर्श जारी रखेंगे। हालांकि जांच अधिकारी मामले की परिधीय जांच जारी रखेंगे, जैसे कि मेडिकल रिपोर्ट, जैसे कि इंजरी रिपोर्ट, जैसे कि गवाहों के बयान आदि आदि, ये साथ साथ चलता रहेगा। समिति द्वारा दी गई उक्त रिपोर्ट मेरिट के आधार पर जो जांच अधिकारी है या मजिस्ट्रेट जी हैं उनके विचाराधीन में होगी। उसके बाद 2 महीने की अवकाश अवधि समाप्त होने के बाद सीआरपीसी के प्रोविजन के अकॉर्डिंग आईपीसी के प्रोविजन के अकॉर्डिंग सीआरपीसी के प्रोविजन के अकॉर्डिंग उनके द्वारा उचित कार्यवाही की जानी चाहिए। विधिक सेवा सहायता समिति परिवार कल्याण समिति के सदस्यों को समय समय पर जो है आवश्यक समझे जाने वाले बुनियादी प्रशिक्षण भी प्रदान करेगी। तो यहां पर जो विधिक सेवा प्राधिकरण है, लीगल सर्विस अथॉरिटी है, जिले में डालसा है, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी है, वो ऐसे समिति के सदस्यों को समय समय पर ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करेंगे। आगे कोर्ट का अपना कुछ विचार भी है, ठीक। और इस विचार में उन्होंने कुछ और भी बात लिखी है कि समाज में व्याप्त कटुता को दूर करने का एक नए कार्य है ये पर्टिकुलर कार्य, जहां प्रतिवादी पक्षों का तनाव बहुत अधिक होता है, इसलिए उनके बीच की कड़वाहट को कम करना, उनके बीच की गलतफहमियों को दूर करने का प्रयास करना। चूंकि यह कार्य व्यापक रूप से जनता के लिए सामाजिक कार्य है, इसलिए प्रत्येक जिले के जिला एवं सेशन जज द्वारा निर्धारित न्यूनतम मानदेय निःशुल्क आधार पर कार्य कर रहे हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए और ऊपर लिखित अन्य दूसरी धाराएं जो इससे जुड़ती हैं, इससे संबंधित एफआईआर और शिकायतों की जांच गतिशील जांच अधिकारियों द्वारा की जाएगी। ध्यान दीजिएगा, जिनकी निष्ठा ऐसे वैवाहिक मामलों को पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ संभालने की, जांच करने की कम से कम 1 सप्ताह के स्पेशल ट्रेनिंग के बाद सर्टिफाइड हो, प्रमाणित हो। जब पक्षों के बीच में समझौता हो जाता है तो जिला और सेशन जज और उनके द्वारा जिले में नामित अन्य सीनियर जुडिशियल ऑफिसर आपराधिक मामले को बंद करने सहित कार्यवाही का निपटारा करने के लिए इंडिपेंडेंट होंगे। यह बात यहां लिखी जा रही है कि अगर समझौता हो गया है तो मामले में आगे प्रोसीडिंग करने की आवश्यकता नहीं है। आप चाहे अन्य सीनियर जुडिशियल ऑफिसर्स हो या आप डिस्ट्रिक्ट एवं सेशन जज हो, आप उस मामले को निपटारा के लिए स्वतंत्र होंगे। उल्लेखनीय यह बात है इस पर्टिकुलर मामले में जो हम अभी यहां पर पढ़ेंगे, इस केस के अंतर्गत शिवांगी बंसल वर्सेस साहिब बंसल के अंतर्गत, कि राजेश शर्मा वर्सेस अदर उत्तर प्रदेश के केसेस में राजेश शर्मा एंड अदर्स वर्सेस उत्तर प्रदेश के केस में 2017 के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने इसी तरह के दिशा निर्देश दिए थे। हालांकि 2018 में वो पर्टिकुलर दिए हुए डायरेक्टिव्स को सुप्रीम कोर्ट ने वापस ले लिया था और कहा था कि विधायी कमियों को पूरा करना उनका कार्य नहीं। लेकिन वर्तमान फैसले के माध्यम से राजेश शर्मा मामले में दिए गए निर्देशों को काफी हद तक प्रभावी ढंग से बहाल करने का प्रयास किया गया है, जो कि शिवांगी बंसल वर्सेस साहिब बंसल का केस है। तो हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद ने जो डायरेक्टिव्स पास किए उसके रिगार्डिंग यहां पर सुप्रीम कोर्ट आगे चल करके अपना विचार दे रही है। मैं आपको पॉइंट नंबर 19 से बताने की कोशिश करूंगा। पॉइंट नंबर 19 में आप डायरेक्टली आइए। आप इस पैराग्राफ में है तो इसमें बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई, लेकिन मैं आपको क्रक्स में इसका पॉइंट बताता हूं। 18 देखिए, द कोर्ट हियर बाय डायरेक्ट्स दैट पुलिस प्रोटेक्शन शैल बी प्रोवाइडेड टू द हस्बैंड एंड हिज फैमिली। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को कंप्लीटली सुना। सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो तार्किक निर्णय है वो देने का प्रयास यहां से देना शुरू कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश दिया कि यहां पर पति और पति के नातेदारों को या उसके फैमिली मेंबर्स को पुलिस प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाएगी। चूंकि यह मामला अपने आप में हाई प्रोफाइल है, चूंकि इस पर्टिकुलर मामले में जो महिला है वो अपने आप में एक आईपीएस ऑफिसर भी है, तो निश्चित तौर पर यह देखने को मिल सकता है कि उनका अपना कुछ पोजीशन या स्थिति आदि का प्रभाव भी हो सकता है, पावर पोजीशन एटसेट्रा, राइट। अब पॉइंट नंबर 19 में आगे क्या है डायरेक्शन आप देख लीजिए खुद ही। शिवांगी बंसल या शिवांगी गोयल शैल नेवर यूज हर पोजीशन एंड पावर एज एन आईपीएस ऑफिसर और एनी अदर पोजीशन दैट शी मे होल्ड इन फ्यूचर। पोजीशन जो भविष्य में, चूंकि अभी वो कार्यरत होंगी तो संभवतः हो सकता है कि इस भविष्य में जो कुछ भी आगे की बड़ी पोजीशन धारित करें, वो कभी भी अपने इस प्रकार की पोजीशन का, अपने कलीग्स का, अपने सुपीरियर ऑफिसर्स का या अपने किसी भी ऐसे एक्विटेंस का देश के किसी भी हिस्से में, एनीवेयर इन द कंट्री, अगेंस्ट हस्बैंड या हस्बैंड के फैमिली मेंबर्स या उनके रिलेटिव्स के अगेंस्ट कोई कार्यवाही शुरुआत नहीं करेंगी, राइट, बाय वे ऑफ इनिशिएटिंग एनी प्रोसीडिंग बिफोर एनी अथॉरिटी, बिफोर एनी फोरम, थ्रू एनी थर्ड पार्टी ऑफिशियल और कॉजिंग एनी बॉडली और मेंटल इंजरी टू द हस्बैंड और फैमिली और रिलेटिव्स इन एनी मैनर व्हाटसएवर। तो यहां पर एक दिशा निर्देश इनको भी है कि आप भविष्य में जिस किसी भी पोजीशन में होंगी, प्रासति में होंगी, अपने किसी भी एक्विटेंस का, अपने किसी भी ऐसे इन्फो का, अपने ऐसे किसी भी सुपीरियर ऑफिसर का, आप इन लोगों को मेंटली हैरास करने या फिजिकली किसी प्रकार से इंजरी कॉज करने आदि का कोई भी प्रयास किसी भी फोरम, किसी भी अथॉरिटी में नहीं करेंगे। ये दिशा निर्देश है, अपने आप में एक बड़ी गाइडलाइन है। एज अ रिजल्ट ऑफ द केस फाइल्ड बाय द वाइफ, द हस्बैंड रिमेन्ड इन जेल फॉर पीरियड ऑफ 109 डेज। यहां पर जो केस वाइफ ने हस्बैंड के अगेंस्ट फाइल किया था, उनके फैमिली मेंबर्स के अगेंस्ट फाइल किया था, इस केस में हस्बैंड लगभग 109 दिन तक जेल में रहा। इसमें उनके पिता भी लगभग 103 दिन तक जेल में रहे और उनकी एंटायर फैमिली यहां पर फिजिकल और मेंटल काइंड ऑफ ट्रॉमा और हैरेसमेंट को सफर करती है।
राइट। ये बात सुप्रीम कोर्ट लिखती है कि सच काइंड ऑफ थिंग मीन्स जो ये लोग जेलों में रहे, दे हैव सफर्ड कैन नॉट बी री सिचुएटेड और कंपनसेटेड इन एनी मैनर। इसे किसी भी रूप में वापस जो है कंपनसेट नहीं किया जा सकता, जो हैरेसमेंट, जो ट्रॉमा इन लोगों ने सहा है। शिवांगी बंसल गोयल एंड हर पेरेंट्स शैल टेंडर एन अनकंडीशनल अपॉलॉजी। ये इसकी और बहुत खास बात है इस जजमेंट के अंतर्गत कि शिवांगी बंसल जी को और उनके फैमिली मेंबर्स को भी इस बात का डायरेक्शन पास किया गया है कि आप एक बिना शर्त की माफी नामा लिखेंगे टू द हस्बैंड एंड टू द हस्बैंड्स फैमिली मेंबर्स विच शैल बी पब्लिश्ड इन, अगेन देखिए अभी मामला यही खत्म नहीं हुआ, विच शैल बी पब्लिश्ड इन नेशनल एडिशन ऑफ रिनाउंड वन इंग्लिश न्यूज़पेपर एंड वन हिंदी न्यूज़पेपर। इसे राष्ट्रीय हिंदी संस्करण और राष्ट्रीय अंग्रेजी संस्करण के किसी भी अखबार में पब्लिश भी करना होगा। क्या? माफीनामा। कैसे? बिना शर्त के। Such apology shall also be published and circulated on all social media platforms like Facebook, Instagram, YouTube, and other similar platforms. मामला और आगे है, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर भी इसको पब्लिश कराना होगा। The expression of apology shall not be construed as an admission of liability। यहां पर सुप्रीम कोर्ट थोड़ा सा नम्रता भी दिखा रही है और कह रही है कि इस प्रकार का माफीनामा का अर्थ यह नहीं है कि उन्होंने अपने दायित्व का जो है स्वीकृति कर ली है। एंड शैल हैव नो बियरिंग ऑन लीगल राइट्स, और विधिक प्रकार के अधिकारों पर भी इसका कोई जो है ऑब्लिगेशन नहीं है। और कॉन्सिक्वेंसेस अराइजिंग अंडर द लॉ, द अपॉलॉजी शैल बी पब्लिश्ड विद इन 3 days फ्रॉम डेट ऑफ दिस ऑर्डर। आदेश किए जाने की तारीख से 3 दिवस के अंदर इस प्रकार की अपॉलॉजी पब्लिश की जाएगी। और आगे क्या कहते हैं, एंड मस्ट बी इन द फॉलोइंग फॉर्म विदाउट एनी ऑल्टरेशन, बिना किसी चेंज के इस प्रारूप में होगा। आप देख लीजिए यह माफीनामा का प्रारूप स्वयं सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है। क्या लिखा है? आई शिवांगी बंसल, डॉटर ऑफ श्री राजेश गोयल, residents of Fala Fala, hereby sincerely apologize on my end on behalf of my parents for any of my words, action, stories which may have hurt, caused annoyance to the feelings of members of Bansal family, namely Sri Mukesh Bansal, Srimati Manju Bansal, Sri Sahib Bansal, Sri Chirag Bansal, etc., etc., etc. I understand that various allegations and legal battles have created an atmosphere of animosity and have deeply impacted your well being. While the legal proceedings have now concluded with the dissolution of our marriage and quashing of pending litigations between the parties, I understand that emotional scars may take time to heal. I sincerely hope that this apology can be a step towards finding some peace, closer for all of us. It is regretted, and I sincerely hope for peace and amicable future for both the families, for peace, good health, prosperity, and happiness of both the families going forward. I sincerely hope that Bansal family will accept my this unconditional apology. However dark the past may be, it cannot hold the future captive. I take this opportunity to express my gratitude to the Bansal family, and that through my life experience with them, I became a more spiritual person. As a practicing Buddhist, I sincerely wish and pray for peace, security, and happiness of each member of Bansal family. Here I reiterate that Bansal family is most welcome to meet and get to know the girl child born out of the wedlock who is at no fault whatsoever, with respect and regards, Shivangi Bansal। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रोफार्मा दिया है अपॉलॉजी का, आप उसमें देख सकते हैं कि निश्चित तौर पर शांति, आध्यात्मिकता और एक दूसरे की संपन्नता, एक दूसरे की खुशी का आधार बना करके कि जो स्केयर मार्क्स हैं वो समय के आधार पर हील होंगे और मिटेंगे, लेकिन एक अनकंडीशनल अपॉलॉजी आपको हस्बैंड और हस्बैंड की फैमिली मेंबर्स के लिए यहाँ पर पब्लिश कराना है देश के उन दोनों कम से कम 2 न्यूज़पेपर्स में, बड़े न्यूज़पेपर्स में जो हिंदी और अंग्रेजी संस्करण के अंतर्गत हैं, और इसके साथ सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी इसका पब्लिकेशन होना है। ये एक बेहतर कदम परिवार को जोड़ने के संदर्भ में हो सकता है, विशेषतः उस बच्ची के रिगार्डिंग हो सकता है जिसका इस पूरे मामले में कोई रिश्ता या नाता नहीं दिखाई पड़ता। The above apology is made to bring about amicable closure to the protracted legal battle। अब इस पूरे विधिक प्रकार की लड़ाई को समाप्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि जितनी भी पेंडिंग लिटिगेशन है वो इसके साथ समाप्त हो जाएंगी, राइट। और जो आगे की चीजें हैं साथ में नहीं रहने आदि के संदर्भ में उसके अंदर रेलेवेंट कोर्ट अपना डिसीजन देगी ही। तो अल्टीमेटली ये भी डायरेक्शन है कि एक दूसरे के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जो कुछ भी काइंड ऑफ एक
डिजिटल बैटल होती रहती है स्टेट में, एक दूसरे के लिए खराब शब्दों का प्रयोग करते हुए और दूसरे अन्य चीजों को लेकर के, वो सारी चीजें डिलीट की जाए फ्रॉम द वेबसाइट, ये भी डायरेक्शन कोर्ट ने यहाँ पर दिया है। एज दिस मैटर इज बीइंग सेटल्ड बाय द प्रेजेंट ऑर्डर, ऑल एलिगेशंस मेड बाय ईदर पार्टी, देयर फैमिली मेंबर्स इनटू द सोशल मीडिया, इनटू द प्लेटफॉर्म्स, other interviews, statements, they shall be deleted from the website. Each party agrees, undertakes to either directly, indirectly, knowingly, unknowingly, not publish, not repeat, not disseminate, not report any statement or comment or anything encouraging, inducing, voluntarily participating in any action that would negatively comment on, disparage, defame, or call into question the content of the present order. जो आदेश दिया जा रहा है उसके संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट थोड़ा और स्टेप्स ले रही है कि आप एक दूसरे के विरुद्ध किसी प्रकार का कोई एक्शन, कोई एनकरेजमेंट, कोई इंड्यूसमेंट, कोई इस प्रकार की एक्टिविटी कमिट नहीं करेंगे जो इस आदेश को किसी भी रूप में प्रभावित करे, इसके कंटेंट को प्रभावित करे, राइट। तो यहाँ पर इन लोगों को थोड़ा सा इस बारे में भी डायरेक्शन पास किए जा रहे हैं। साहिब बंसल एंड हिज ब्रदर चिराग बंसल शैल बी एट लिबर्टी टू यूज एंड इंटीमेट द फैक्ट ऑफ दिस ऑर्डर फॉर द पर्पज ऑफ हिज मैरिज एंड एनी इशू रिलेटिंग देयर। Both parties, their parents, family members undertake to this court that they shall abide by terms, conditions, directions as recorded above. Default on the part of any of the party will amount to contempt and giving a right to the other party to directly approach this court in contempt. यहाँ पर सबको ये निर्देश है, सभी पक्षकारों को, इंक्लूडिंग माता पिता को, इंक्लूडिंग फैमिली मेंबर्स को, कि आप कोर्ट के द्वारा दिए हुए आदेश को पालन करेंगे। अगर आप में से कोई भी व्यक्ति इसमें डिफॉल्ट कमिट करेगा तो ये सीधा सीधा कोर्ट की अवमानना होगी, कंटेम्प्ट होगा और आप डायरेक्टली ऑनरेबल कोर्ट को अप्रोच कर सकेंगे, right? In terms of the above observation, directions, conditions, settlement, we deem it appropriate to invoke our power of under Article 142. Again, you have to remember कि ये और एक ऐसा मामला है जहां पर कोर्ट ने कंप्लीट जस्टिस ग्रांट करने के लिए आर्टिकल 142 का प्रयोग किया है और कहा है कि invoke our power under 142 of the Constitution of India and order for dissolution of marriage, विवाह समाप्त, विवाह खंडन, dissolution of marriage between Shivangi Bansal and Sahib Bansal, the decree of divorce shall be drawn up accordingly. आपको पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान में एक प्रावधान है आर्टिकल 142, आर्टिकल 142 कंप्लीट जस्टिस ग्रांट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को कंप्लीट पावर ग्रांट करती है कि वो ऐसे आवश्यक प्रकार का जजमेंट, डिक्री, ऑर्डर आदि किसी ऐसे विशेष मामले में पास कर सकें जो बहुत ही चुनिंदा मामलों में ही प्रयोग में आता है। हर मामले में 142 का प्रयोग सुप्रीम कोर्ट नहीं करती। कुछ चुनिंदा मामले होते हैं जहां पर सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 को इन्वोक करने का प्रयास करती है। तो ये एक अपने आप में ब्रह्मास्त्र जैसा पावर है जो सुप्रीम कोर्ट यूज करती है समय समय पर किसी भी एक स्पेसिफिक मैटर में, राइट। और सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर दो और पॉइंट या नोट कर रही है जिसमें उन्होंने कहा है कि ट्रांसफर पिटिशंस एंड स्पेशल पिटिशंस आर डिस्पोज्ड ऑफ इन टर्म्स ऑफ एबव ऑर्डर, द गाइडलाइंस फ्रेम्ड बाय हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद इन इम्प्यून जजमेंट डेटेड 13 जून 2022 in criminal revision of 1126 of 2022, white paragraph 32 to 38, with regard to constitution of family welfare committee for safeguards regarding misuse of section 498A IPC shall remain in effect, प्रभाव में रहेगा, and be implemented by the appropriate authorities. और वो जो भी अप्रोप्रिएट प्राधिकारिता रखने वाले ऑफिसर्स होंगे उनको उसका पालन भी करना होगा। और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैमिली वेलफेयर कमेटी के कॉन्स्टिट्यूशन के लिए जो डायरेक्टिव्स दिए हैं वो एनफोर्समेंट में रहेगा, प्रभाव में रहेगा। मतलब कहीं ना कहीं वो पुराना जजमेंट जो राजेश शर्मा के केस में और सोशल एक्शन फोरम के केस में आए वो डायरेक्टिव्स फिर से पुनर्जीवित होने की कंडीशन दिखाई पड़ रहे हैं विथ माइनर और मेजर काइंड ऑफ इफेक्ट। पेंडिंग एप्लीकेशन इफ एनी स्टैंड डिस्पोज्ड ऑफ, जो भी लंबित ऐसे कोई दूसरे आवेदन हैं उन्हें यहाँ से विस्तारित किया जा रहा है। तो इस जजमेंट के अंतर्गत ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के बेंच जिसमें ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब भी शामिल हैं और उनके द्वारा इस प्रकार के निर्णय में कहीं ना कहीं एक राहत भरी चीज दी जा रही है कि अब घरेलू हिंसा के मामलों में जहां पर बहुत हद तक क्रुएलिटी संबंधी चीजें अप्लाई हो जाती हैं, जहां पर 10 साल से कम की सजा का प्रावधान है, हुए चार्जेस अप्लाई हो जाते हैं, तो यहाँ पर आप डायरेक्ट गिरफ्तार मत करिए, यहाँ पर आप मामले को फैमिली वेलफेयर कमेटी के पास भेजिए। फैमिली वेलफेयर कमेटी उस मामले में पहले कूलिंग पीरियड का इस्तेमाल करवाते हुए मामले को में समझौता कराने की कोशिश करे और उसके साथ मामले का निराकरण हो सके। और अगर समझौता हो जाता है तो उन अथॉरिटीज को भी निर्देश है, चाहे वो सेशन जज हो चाहे वो फैमिली कोर्ट के प्रिंसिपल जज हो, कि उस मैटर को उसी अकॉर्डिंगली आप डिस्पोज ऑफ करिए। अगर उसके बाद भी मामला सुलझता नहीं है तो फिर आप आगे की प्रोसीडिंग कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली ये कुछ अपने आप में एक विशेष निर्णय है इस पॉइंट पर जो आप सबको जानना चाहिए, जो हम सभी को जानना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि मामले हमेशा झूठे ही आते हैं, मामले सच्चे भी आते हैं, पर चूंकि इस प्रकार की घटनाएं लगातार घटित होती हुई देखी गई हैं जिस पर
पर सुप्रीम कोर्ट ने और अलग अलग हाई कोर्ट्स ने भी चिंताएं व्यक्त की हैं कि इनका मिसयूज भी हो रहा है। तो आज के सेशन में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले सेशन में कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ और ज्वलंत टॉपिक के साथ। मैं उम्मीद करता हूं कि हम और आप दोनों मिल करके विद ज्यूरिस के इस प्लेटफॉर्म में लीगली अपडेटेड रहेंगे। थैंक यू सो मच टू ज्वाइन दिस पर्टिकुलर सेशन। प्लीज लाइक दिस सेशन एंड सब्सक्राइब आवर चैनल so that we both can grow together in the field of, in the world of knowledge, legal knowledge, I would say. Thank you so much. Thank you.